सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 7 यहाँ से अब स्टार्ट होने वाला है। सेमेस्टर 6 करते हुए हमारे 3 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, जिसमें हमने लास्ट नए चक्र, पंचकल्याणक, समाधि मरण, तत्वार सूत्र और गुणस्थान प्रवेशिका ये विषय कंप्लीट करे हैं। आप सबने अपने तीनों एग्जाम्स दे दिए हैं क्या? हाँ, लगभग सबने यहाँ पे जो उपस्थित है आपने दे दिए हैं, और जिनके रह गए हो आप अभी भी कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम अभी भी ओपन है, आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद अपना ईयर 4 स्टार्ट होगा, और उसमें सेमेस्टर 7 हमारा चलने वाला है। इस सेमेस्टर 7 में यहाँ हम क्या क्या विषय देखने वाले हैं ये आपको हम बता देते हैं। सेमेस्टर 7 है, जैसे धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एक एक सेमेस्टर बढ़ता जा रहा है, और उस एक एक सेमेस्टर के बढ़ने से और विषयों में और मतलब गूढ़ता आती जा रही है, प्रौढ़ विषय आ रहे हैं, हमारा लेवल बढ़ रहा है, तो विषय थोड़े मुश्किल भी आएंगे और महत्वपूर्ण भी विषय आएंगे, जिसमें सेमेस्टर 7 में बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अभी पूरा जो ईयर 4 है ये बहुत इजी है। 5 जैसा आएगा आएगा, पर 4 जो पूरा ईयर है, दोनों सेमेस्टर ही बहुत इजी है। जिसमें जो अपना विषय है, सबसे पहले तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पेपर 1 है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसमें गाथा 1 से लेके 110 तक है। 1 से लेके 110 तक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। इसमें लगभग 250 गाथाएं हैं, 250 गाथाएं हैं लगभग। और उसका ये मान लीजिए हाफ सेमेस्टर 7 में आएगा और हाफ सेमेस्टर 8 में आएगा। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद द्वारा रचित, और चरणानियोग विषय को लिए हुए श्रावकाचार संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि रत्नकंड श्रावकाचार हमारे विषय में अभी तक नहीं आया। उसी से बिल्कुल मिलता जुलता आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित और उस पे पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित भाषा टीका, ये हम इसके आधार से पढ़ने वाले हैं। पुस्तक भी आप सबके पास होंगी, मतलब दिखा दूंगा मैं आपको कौन सी बुक्स हमें मिलनी है। और आपने अगर बुक्स ऑर्डर नहीं की है तो आप बुक्स ऑर्डर कर दीजिए। बुक्स ऑर्डर वाला फॉर्म हम ग्रुप पर डाल देंगे। पूरे आपके फिर ईयर 4 की बुक्स आ जाएंगी, जिसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तो एक ही है, हाफ हाफ चलनी है दोनों सेमेस्टर्स में। ब्लू कलर वाली जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। दूसरा, इसी सेमेस्टर 7 में पेपर 2 आएगा, आगम के नए, आगम के नए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। अभी हमने पिछले में नए चक्र गाइड से निश्चय व्यवहार तक पढ़ा था। अब उसी में से आगम के नए जो होते हैं, 2 प्रकार के, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इन दोनों नयों को हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों नयों का विषय बहुत से जगहों पर रह जाता है, डिटेल में हमें कम प्राप्त हो पाता है, ग्रंथों में भी इनके रेफरेंस भी कम दिए जाते हैं, तो इनको भी पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तो ये अपनी नए चक्र वाली गाइड पुस्तक से ही होनी है। तो इसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नए हमारा विषय आएगा। इसी पेपर 2 में एक और विषय है साथ में, समय सार समरी। समय सार समरी, और उस समय सार समरी जैसा आपको ध्यान होगा, हमने पहले एक बार अष्टपाहुड़ की समरी पढ़ी थी, अष्टपाहुड़ समरी। और
पुस्तक थी आचार्य कुंद और उनके टीकाकार। आचार्य कुंद और उनके टीकाकार, वही पुस्तक में से, उसी पुस्तक में से हमारा पेपर 2 समय सार समरी है, जिसमें लगभग 30 पेजेस है हमारे सिलेबस में। 30 ही अष्टपहुड़ के थे, बहुत इजी रहा था वो विषय भी, और हमने वो मतलब 2 सिटिंग्स में ही हमने लगभग वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसे समय सार समरी, ये हमारा इसका दूसरा विषय है, जिसमें रेफरेंस बुक आचार्य कुंद और उनके टीकाकार है। लगभग 30 पेज इसका वो लिमिट है। इनकी जो दोनों की वेटेज है 45 वेटेज आप इन दोनों की मान लीजिए, नए चक्र के द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की और समय सार समरी की। तो समय सार भी हम लोग को बहुत सरल, मतलब आप समझ लीजिए सरल ही विषय है। जो थोड़ा नया हम भी अभी तक आया है वो हमारे लिए थोड़ा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए। इसके बाद पेपर 3 जो है, पेपर 3 जो रहेगा वो बहुत ही इजी है। समय सार की 1 से लेकर 25 तक गाथा, 1 से लेकर 25 तक गाथा विद अमृतचंद आचार्य टीका, आत्मख्याति जो टीका है उसके साथ, और बीच में आने वाले कलश, मतलब पूरा है 1 से 25 नंबर की गाथा तक का पूरा विषय है। रेफरेंस बुक दी गई है समय सार अनुशीलन। अब ये जो विषय है, यद्यपि ये जो थर्ड विषय है ये इजी है, थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, थोड़ा बड़ा लग सकता है। अनुशीलन, समय सार अनुशीलन का प्रथम भाग आपको सबको इसके लिए आवश्यक रहेगा। जिनके पास हो तो आप बहुत अच्छा है, जिनके पास नहीं हो आप अरेंज कर लीजिए, मंगवा लीजिए। रेफरेंस बुक समय सार अनुशीलन भाग 1 है। तो 1 से लेके 25 नंबर की गाथा है, जो पूर्व रंग अधिकार की बेस समय सार का, जहां से इंट्रोडक्शन से लेकर प्रतिज्ञा से लेकर समय सार में मतलब संक्षिप्त रुचि वाले के लिए जो समय सार लिखा, और उसे आगे बढ़ाते बढ़ाते बेस जो पूर्व रंग अधिकार में पूरे समय सार का बनाया है, वो हमें इस थर्ड पेपर में पढ़ना है। और थर्ड पेपर में एक ही विषय है। तो तीनों समझ में आ गए आपको। पहले पेपर में है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 1 से 110 नंबर की गाथा, सिर्फ ओनली गाथा है उसमें, गाथा गाथा, टीका नहीं है। दूसरा पेपर 2 में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए और समय सार की समरी, ये 2 हो गए। और तीसरा है समय सार 1 से लेके 25 नंबर तक की गाथा विद टीका कलश, और इसमें रेफरेंस बुक है समय सार अनुशीलन। तो ये 3 विषय बहुत ही संक्षेप विषय है और बहुत सरल है, इजी है सारे विषय, क्योंकि समय सार हम सब ने लगभग पढ़ भी चुके हैं, देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम गाथाएं सुनते हैं। थोड़ा यहाँ पर बिल्कुल हमें उसको व्यवस्थित रूप से पढ़ना है, और व्यवस्थित रूप से में भी हमें समय सार की मूल टीका पढ़नी है। क्योंकि हम जब भी कई प्रवचन सुनते हैं या हम कहीं पे भी देखते हैं, तो कई बार टीका हम गौण कर देते हैं, टीका की तरफ नहीं ध्यान जाता है, पता भी नहीं चलता है बहुत लोगों को टीका होती क्या है। तो वो सब जो संस्कृत में रचना आचार्य अमृतचंद देव ने की गई है गद्य पद्य रूप में, कलश भी जिसमें आते हैं और टीका भी है, वो इसका हमारे पार्ट है ही। तो वो भी हमें तैयार करना है। तो अगर आप जब तक हम उस थर्ड पेपर तक नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक कहीं भी आप समय सार के 1 से 25 नंबर के विषय के प्रवचन सुने पढ़े, तो अब आप इस दृष्टि से पढ़िए कि हमारे ये सिलेबस में भी आने वाला है। समय सार विषय बहुत मतलब कॉमन है, जगह जगह हम चलता रहता है, सुनते रहते हैं, तो उसको हम इस दृष्टि से पढ़ेंगे। पूरा 25 गाथाएं हमें याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। 25 गाथाओं का पद्यानुवाद हिंदी का बहुत अच्छा रहेगा, जिसको हम याद कर सकते हैं, क्योंकि कुंद कुंद शतक और आदि इनमें 100 गाथाएं भी याद कर लेते हैं लोग। तो हम 25 गाथाएं याद करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय सबसे पहला विषय है जिसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। या हम, जैसे आप सबके पास बुक्स आ गई है क्या, किस किस के पास आ गई है? अच्छा, आ गई है आप दोनों के पास। बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब बुक्स मंगा लीजिए, अरेंज कर लीजिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ब्लू वाली जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, हाँ ब्लू वाली जो है आचार्य अमृत, हाँ यही वाली बिल्कुल सही, ये वाली पुरुषार्थ सिद्धि उपाय सर हम ये वाली इसी है से, ना? हाँ हाँ, इसी से पढ़ने वाले हैं। बहुत ही
मतलब इसमें इजी करके बहुत सरल तरीके से पढ़ाया गया है। एक एक कलश और उस मतलब एक एक गाथा जो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, उसका शब्द अर्थ भी दिया गया है। और हमें सिर्फ शब्दार्थ तक ही, गाथार्थ तक ही देखना है, टीका नहीं देखनी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जो है चरणान योग का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आचार्य अमृत चंद्र देव, जिनका नाम हमने सुना है, समय सार की टीका लिखी है, आध्यात्म के जो आचार्य रहे, पर उनके द्वारा चरणान योग की रचना लिखी जाना, उनके द्वारा एक चरणान योग का ग्रंथ लिखा जाना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात रही है। क्योंकि आचार्य अमृतचंद देव की जितने विषय हम देखते हैं, वो सारे विषय मुख्यतः द्रव्यान योग के दिखाई दे रहे हैं। सारे मतलब पंच परमागमों की टीका, अन्य अन्य, पर ये एक ऐसी रचना मिलती है, इससे ये पता चलता है कि जो दिगंबर आचार्य होते हैं, यद्यपि वो एक विषय को लिखते जरूर हैं, पर उनको सारे विषयों का ज्ञान बराबर होता है, उनको चारों नियोगों का ज्ञान होता है। ऐसे नहीं होता कि रवि शयनाचार्य को सिर्फ प्रथमा योग का ज्ञान था, इस समय कुंद कुंद आचार्य को सिर्फ द्रव्य योग का ज्ञान था, ऐसा नहीं होता। तो उनको चारों अनुयोगों का बराबर व्यवस्थित ज्ञान होता है। जब जैसा विकल्प आता है लिखने का, तो वह उस भाव के अनुसार रचना कर देते हैं। इसी प्रकार आचार्य अमृतचंद देव लगभग 10वीं शताब्दी में हुए हैं। 10वीं शताब्दी में, आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आचार्य अमृतचंद देव हुए, और उस समय की ये रचना मानी जा सकती है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। चरणान योग शैली का ये ग्रंथ है, परंतु चरणान योग शैली में एक विशेष बात इस ग्रंथ की ये है कि इस ग्रंथ में चरणान योग को न्याय से प्रस्तुत किया है। न्याय के साथ साथ मतलब हेतु, तर्क, दृष्टांत बहुत दिए गए हैं। जैसे आप हिंसा का प्रकरण देखोगे, हिंसा का प्रकरण जो हिंसा की जो विशेष व्याख्या, परिभाषा मिलती है कि आत्मा में उत्पन्न मोह राग द्वेष आदि भाव, इसका नाम हिंसा है, अप्रादुर्भावा खलु, यह मूल परिभाषा यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से ली गई है। मतलब हम बोलते तो हैं, सुनते तो है कि आत्मा में उत्पन्न मोह राग द्वेष भाव हिंसा है, उनका भाव अहिंसा, ये कहाँ से आई? ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से आई है। ऐसे हिंसा के अनेक प्रकार के भंग बनाए गए हैं कि कई बार हम स्वयं हिंसा करते हैं, कई बार हम दूसरे से कराते हैं, कहीं हम करते भी नहीं है, कराते भी नहीं, अनुमोदना करते हैं। इन सब के बारे में महत्वपूर्ण बातें आएगी कि इसका फल कितना कितना कैसे लगता है। फिर पांचों मतलब अणुव्रतों की चर्चा आई, फिर देश व्रत की चर्चा आई, शिक्षा व्रत की चर्चा आई, और फिर इस ग्रंथ में समाधि और संलेखना के लिए भी महत्वपूर्ण श्लोक लिखे गए हैं। इस ग्रंथ की रचना हम देखें संस्कृत भाषा में की गई है, संस्कृत भाषा है इसकी, और संस्कृत भाषा में इसमें जो टोटल कलश है, टोटल कलश जो इस ग्रंथ में है लगभग 220 है। मैं एक बार आपको पीडीएफ से देख के बता देता हूँ, अभी ग्रंथ यहाँ पर मेरे पास नहीं है उपलब्ध। लगभग 220 ग्रंथ है, आपको मैं थोड़ी देर से ग्रुप में पीडीएफ भी डाल दूंगा। तो ये चरणान योग का विशेष ग्रंथ माना जाता है। पिछले पेपर जो हमने किए हैं, यहाँ जो सब उपस्थित है, आप सबने तीनों पेपर्स कर, कोई ऐसा जिन्होंने थर्ड पेपर नहीं किया है? सर मेरा बाकी है। अच्छा, आपका बाकी है, दो हो गए आपके। नहीं, सेकंड भी बाकी है। आई कंप्लीट अच्छा, टुडे बोथ ठीक ऑफ है। देम। और किसी का? और किसी के कोई मतलब बाकी सबने कर लिए? ठीक है। तो पेपर वन से रिलेटेड अगर आपको कोई ऐसा डाउट है, कोई ऐसा कुछ पूछना है, या तो हो सकता है आपको याद भी ना हो अब उसमें से, पेपर वन में से कोई डाउट, क्योंकि कुछ
जब पेपर 1 कुछ लोग कर रहे थे तो शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आई थी। पेपर 2 के टाइम पे भी शायद आई थी, क्योंकि कुछ वेबसाइट का जब उस समय वो हो रहा था। तो अगर कुछ वैसा डाउट है विषय संबंधित तो वो आप पूछ सकते हैं जो आपने किया हो, क्योंकि हमने तब पेपर हमको नहीं एक्सेस मिला था। हाँ बताइए नंदिता जी। सर आई हैड अ प्रॉब्लम विद पेपर 2 बट आपको भी बहुत फोन्स किए, मैसेजेस किए, नरेश जी को भी किए। तो जनरली आई लाइक टू अटेम्प्ट द पेपर फर्स्ट डे फर्स्ट शो में, बट अभी हम वैसा तो कभी नहीं करेंगे, हम सीख गए हैं। और दूसरी बात कि कुछ वेयर डू वी कांटेक्ट, क्योंकि टाइम तो ऐसे निकल जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो देयर हैज टू बी सम फॉर्म कि हम इसको कांटेक्ट कर सके इस टाइम पे। और कोई हाँ जैसे तैसे तो नहीं करेगा, कुछ प्रॉब्लम है तो ही कोई करेगा। हाँ तो ऐसे कुछ कीजिए कि फॉरवर्ड से, भले अभी 2 साल ही रहे हैं, बट हाँ उसमें कि अगर पेपर देते देते कुछ प्रॉब्लम है तो किसी को तो कांटेक्ट करना ही पड़ेगा सर। आई रियली फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, इट बिकेम वेरी स्ट्रेसफुल इवेंट इवेंचुअली। हाँ देखिए, वो एक्चुअली क्या था, क्योंकि आपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही अटेम्प्ट किया, क्योंकि बट जब वो तो थोड़ा जब भी पेपर मूडल पे हो गया हाँ बाद में किया ना, तो लीगली तो हाँ क्या है कि टाइम वो तो हो अपने गया था सर। अपने मतलब टीम को भी थोड़ा तब पता चलता है, क्योंकि पेपर बन जाता है उसके बाद उसको चेक कर लेते हैं और उसको फिर उस पे लॉन्च कर देते हैं। टीम को भी तब पता चलता है जब स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो आपने अटेम्प्ट किया या और जो स्टूडेंट्स है उन्होंने अटेम्प्ट किया, तब वो फॉल्ट पता चला। तो उससे पहले तो उसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। ये नहीं है नहीं जरूर। सर, हम तो बताते हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्नोलॉजी है, बट whom डू आई कांटेक्ट? हाँ हमने उसके लिए कितने की फोन्स किए, कितने कितने, एंड में हमें स्वानुभूति जी को डिस्टर्ब करना पड़ा क्योंकि टाइम चल रहा था सर। वो और नहीं तो एक्चुअली लकी कि हमारे पास नंबर था, अगर हाँ नंबर नहीं होता तो फिनिश हो जाता। नहीं, ऐसे फिनिश नहीं एंड होता। एक में नहीं था, 24 मार्क्स का था सर। हाँ पहले के वो 6 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम था। वो एक्चुअली क्योंकि तब मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो वहां पे नेटवर्क्स नहीं थे। और जो आप मतलब आप टीम लीडर्स को भी कांटेक्ट कर रहे थे, तो टीम लीडर्स के भी पास भी उस चीज का सॉल्यूशन या एक्सेस नहीं होता। वो देख ही नहीं सकते खोल के। तो ऊपर आपने प्रॉब्लम डाली और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मेट इसलिए बाद में दिया भी, मतलब उन्होंने ऊपर से टीम मैनेजमेंट ने दिया कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप भेजिए। उसमें टाइम की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका ऑनगोइंग पेपर में भी कोई प्रॉब्लम आती है और आप उसको बाद में मतलब बंद करके और आप उसकी क्वेरी भेजोगे, तो आपको दोबारा उसको अटेम्प्ट करने का चांस दिया जाएगा, जैसे दिया गया अभी। मगर सर आई लॉस्ट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमको लगा कि हम बराबर नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करना है वो नहीं, कि हमको आता नहीं है सॉल्व करने के लिए, हम ऐसा सोचने लगे थे। नहीं हमने तो जो पढ़ा है और हमारे पास तो बुक है। आप उस पे स्टिक रहिए और उस पे कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो फिर आपको एक डाउट भी पेपर में होगा तो वो पता चल जाएगा और आप उसको बोल सकते हैं, और फिर वहां पे उस चीज का जरूर सॉल्यूशन किया जाता है और किया जाएगा, जैसे इस बार किया गया। अगर कोई मिस प्रिंट है, पर आप अपने कॉन्फिडेंट रहिए कि हमारे पास तो टेक्स्ट बुक है ना, तो उसके आगे तो कोई भी पेपर या मतलब कोई भी फॉल्ट वो चलेगा ही नहीं। तो बस यही है, क्योंकि थोड़ा सा आपका फर्स्ट डे और फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उस तक किसी को भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा मिसप्रिंट है या सर गलत क्वेश्चन बना हुआ। सर हमारे टीचर को हमारे साथ होना चाहिए उस समय। हमें ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप आउट ऑफ स्टेशन थे, आपको नहीं होना चाहिए था फिर। नहीं वो तो सही है, पर मुझे भी ये नहीं पता था ना कि आप कब कब अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि सबका वो अलग तो जब अलग भी टाइम है। खुलता है उसके बाद में ही 1 हफ्ते में होता है ना सर, कोई भी हाँ कभी वही। भी करे। तो हाँ पर वो तो अब जो टीचर टाइम दिया है उसमें ही करेंगे ना सर। हाँ अब टीचर कब कब सर हम लोग इतने बैठेंगे। यंग नहीं है कि हम जो है ना स्ट्रेस ले सकें। फिर तो हमें हाँ लगता है कि छोड़ ही दें कोर्स। नहीं नहीं, आपको या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल आई भी। थॉट ऑफ कि ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, ये क्या हम कर रहे हैं। आई हैड टू कॉल माय डॉटर कि ये कैसे सॉल्व, शी डजंट नो एनीथिंग, बट ये हम्म। किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हाँ नहीं, क्योंकि ये जो मतलब टेक्निकल एरर आया है इसमें
मतलब हमारे एंड से भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। उन्होंने हमने आगे जब बात करी तो सर उन्होंने हम कहा कि आप सॉल्यूशन उस सर तरह का नहीं पूछ रहे, हम बोल रहे किसको फोन करना, वो हाँ हम तो टेस्ट पूछ रहे हैं। करके फिर क्वेश्चन आना, पेपर आना चाहिए ना फिर। हाँ नहीं, वो चेक हो चुका था जब जो फिर जिन्होंने बनाया। जैसे मुझे करना होता है, मुझे किसी और को अरेंज करना पड़ता है कि कोई मेरे साथ बैठे, जैसे कि कोई अरे पेपर शुरू करा रहे या कुछ है, तो मेरे लिए तो हाँ इम्पॉसिबल है फिर। नहीं, वो तो जैसे एक बार स्टार्ट करने वाली बात होती है। क्वेश्चंस में जो गलती है, क्वेश्चंस में जो एरर आया था, उसके लिए आपको री अटेम्प्ट या फिर दोबारा चांस दिया ही जाएगा। और जैसे कोई किसी और ऐसा, करना पड़ता है ना अपने साथ के लिए दोबारा से। अब वो तो ये है कि जैसे अगर हमको शुरू में इजी तो हो किसी जाए। होना ही सर चाहिए, देख लें सर कि ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है, तो हम सोचते हैं कि हमारा हमको समझन नहीं पड़ रही है कि ये किस तरह सॉल्व करना है, हम नहीं अपने ऊपर ले लेते हैं। और एक बार ये ख्याल आता है ना, और ये पहले ही 6 है, तो हमको लगता है ये क्या हो गया, हमने इतनी मेहनत की है और कुछ आता नहीं है, तो हमको फिर क्या फियर हो जाती है सर। और नहीं, फिर क्वेश्चन पे सब में आप फिर देखो, थोड़ा फियर का तो इफेक्ट आती ही है सर। क्योंकि सब चीजें मतलब मैनुअली ही बनाई जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लेवल्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर में भी गलती आ सकती है। और वो भी ऐसा भी हो सकती है कि जिसने बनाया है उसने करेक्ट बनाया हो और बाद में टाइपिंग वाले ने उसमें भी मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि ये सब आ सकता है। तो आप ये मत सोचो क्वेश्चन पेपर में गलती आएगी ही नहीं। हमारे पास टेक्स्ट बुक रहेगी तो हम उसका एग्जाम्पल और उसका प्रमाण देकर दे सकते हैं। और फिर जब हाँ आपने प्रॉब्लम के लिए कॉल किया था, तो फिर वहां से आया था कि आपको इस गिवन फॉर्मेट में अपनी प्रॉब्लम्स सर, भेजनी है। हम ऐसा ही कहना चाहते हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्नोलॉजी है, बट उस समय किसको फोन, आप एक नंबर दे देवे ना कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो इनको फोन करो, तो इट वुड हेल्प। नहीं, ये आई एम नॉट एक्चुअली आप, सेइंग एनीथिंग एल्स। वो बात सही है आपकी। पर आप सोचिए, वो नंबर इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक बैच नहीं है, 30 बैचेस है। 30 बैचेस है और एक साथ सब में पेपर लॉन्च होता है। और लगभग आप देखिए 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो अच्छा, तो अगर हम, रहने दीजिए ऐसा ही। और तो नहीं, क्या सर, अगर इसलिए सजेशन है ही नहीं तो ऐसा ही रहने दीजिए। इसीलिए एक मैसेज का फॉर्मेट दिया है प्रॉपर, कि आप उसमें मैसेज में अपनी क्वेरी प्रॉब्लम आप लिख के भेजें। और फिर उस पे उसी पे ज्यादा अच्छे से वो आराम से देखकर उसका सॉल्यूशन कर सकेंगे। और किया भी है इस बार। क्योंकि फोन का अब किसका नंबर, जो टेक्निकल टीम है उन्होंने ही खुद, जो तनु जी हैं जो देखती हैं एग्जाम्स का, उन्होंने ही ये खुद टेक्स्ट मैसेज का और ये दिया है कि आप अपनी क्वेरी इस फॉर्म में देंगे। कोई बात नहीं, आप उस चीज से मत घबराइए कि पेपर का टाइमिंग चल रही है। टाइमिंग को आपको दोबारा अटेम्प्ट के लिए भी चांस दे ही रहे हैं। फिर इसलिए अगर टाइमिंग वाला प्रॉब्लम है तो वो आप उस फॉर्मेट में देंगे तो जरूर उसका सोल्यूशन होगा। ऐसा कोई भी नहीं जिसका नहीं हुआ हो। और भी लोगों को ये क्वेरी आई थी, तो वो जरूर कर दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। अमन जी, हाँ जी। ये 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 सेमेस्टर का इंटरेस्टिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 क्लास होना चाहिए हफ्ते में, क्योंकि कवर ने मतलब और एक बार शायद, मैं, हाँ, क्योंकि एक बार वो, टाइम हाँ, फ्रेम देख लेते हैं कि कितना मतलब हमें क्लासेस रिक्वायर्ड रहेगी। जो हमें दी गई है उसको भी देख लेते हैं कि जो आइडिया से दी गई है कि हमें इतनी क्लासेस एक एक इसमें लेनी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 110 वो है अपनी 110 श्लोक है। तो उसमें हम जब फर्स्ट क्लास शुरू करेंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हम एक क्लास में 3 या 4 जितनी ले पा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग कितनी क्लासेस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लगेगी और कितनी क्लासेस हमें सेकंड पेपर में समरी और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय के लिए चाहिए। और फिर लास्ट में समय सार। हम शुरू से ही कोशिश रखेंगे कि 2 क्लासेस का रखें, सर जिससे बट बाद मेरा में, एक पॉइंट है सर, वीकडे में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेंड, क्योंकि रात तक ऑफिस मीटिंग चलती रहती है, नहीं हो पाता है सर। सो अब वीकेंड्स में अगर सुबह आप बढ़ा दीजिए टाइम, दैट्स ओके, बट वीकडे में रखते तो फिर तो मेरा पूरा छूट गया। लास्ट लास्ट अच्छा, सेमेस्टर, मतलब मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ उसके अंदर। कुछ जो पहले वाले थे आई कुड अटेंड, बट जो लास्ट वाला पेपर था सर, मुझे गुणस्थान में कुछ नहीं आता, आई एम जीरो देयर।
क्योंकि वो लास्ट वाला, क्योंकि वो विषय बहुत सारा था और सबकी ऐसी भावना थी कि हम थोड़ा डिटेल में पढ़े, इसलिए हमने उसको 10 दिन लगातार लिया था। बाकी अब हम ऐसा नहीं करके सैटरडे संडे ले लेंगे। अगर कभी रिक्वायरमेंट रही तो सैटरडे संडे ले सकते हैं, वीकडे में नहीं लेंगे। ये कोशिश करेंगे, अगर रही भी तो इवनिंग का ट्राई कर लेंगे, अगर हो पाया तो इवनिंग में, अगर कभी बहुत चांस ऐसा लगा तो इवनिंग में ले सकते हैं, नहीं तो सैटरडे संडे में भी इनफ रहेगा। नहीं, जो समाचार के 1 से 25 गाथा है, 1 से 25 लेकर, उसको हाँ समझने में टाइम लगता है थोड़ा वो, हाँ क्योंकि वो बेस अच्छा रहा तो आगे फिर अच्छे से हो जाएगा। हाँ, नहीं और तो क्योंकि टीका के साथ भी है। लास्ट में एकदम फास्ट चले जाते हैं तो फिर वो नहीं, में इस वो बार तो हम लास्ट में स्लो ही चले, क्योंकि हमारे पास 10 दिन की 10 क्लास थी। 10 दिन में हमने आराम से गुण स्थान लिया, उसके बाद हमारी रिवीजन क्लासेस भी रही, तो ऐसा ना सर करना पड़े। सर आपको ये बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है, हमने कभी पहले नहीं पढ़ा है। हाँ, तो तो इसलिए पहले बिल्कुल हम सुनते हैं, हमारे तो सर के ऊपर से चला जाता है। नहीं, बहुत आसानी से इसलिए पढ़ाएंगे, बहुत आराम से, जैसा आपको समझ में आएगा। आप साथ साथ अगर हमारा मतलब उसमें रहेंगे और उससे रिलेटेड आप क्वेरी भी पूछते रहेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सर मतलब बहुत गुणस्थान सारे। का तो इतना ऐसा टॉपिक है सर, जाते गिर जाते जाते गिर जाते मेरा सर सब गोल हो गया है सर, कुछ भी नहीं आया है उसके अंदर से मुझे। आई डोंट नो हाउ आई विल अटेंड थर्ड पेपर। नहीं, हो जाएगा। आप अगर आपके पास टाइम है तो आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्लासेस सुन सकते हैं जो यूट्यूब पर डली है। बहुत से ऐसे क्लास में हमारे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने उससे पहले गुणस्थान का कुछ भी नहीं आते थे, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, और क्लास में ही सुन के जितना हमने बताया उतना उसके अकॉर्डिंग सुन के समझ में आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा आया होगा, कि सबको पूरा विषय आ गया, पर बहुत एक जानकारी मिल गई है कि जिससे हम शास्त्रों को पढ़ते हुए सुनते हुए थोड़ा सा गुणस्थान का परिचय हमें हो गया। तो ऐसा भी हुआ है। बहुत से ऐसे हैं जिनको पहले से थोड़ा बहुत आता था, उनको और उससे पक्का हो गया है। तो क्योंकि ये विषय एक बार में नहीं समझ में आता है, कई बार इसका अध्ययन दोबारा दोबारा करना पड़ता है। अब जैसे अभी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जो हमारी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग है, दूसरा नहीं तो आप एग्जाम देंगे उसके बाद जो हमने पीपीटी भेजी थी उसकी वो धीरे धीरे एक बार पढ़ सकते हो, देख सकते हो, डाउट्स जो है एक एक गुण स्थान से आप पूछ सकते हैं। तो आपको अगर 2 महीने 3 महीने भी लगते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो भी आप एक विषय को कवर कर सकते हैं। इसमें अपना खुद का स्वाध्याय भी चाहिए। हाँ, मतलब वही थोड़ा थोड़ा खुद का हमें टाइम निकाल के आधा घंटा करके अगर हम कर सकते हैं तो भी हम कवर कर सकते हैं। अब ये है कि इस वाले सेमेस्टर में कोई ऐसा करना नियोग का विषय नहीं है जिसमें हमें थोड़ा मुश्किल पड़े, और मतलब सिर से ऊपर जाने वाली तो इसमें कोई भी बात नहीं है। सर अब हमारा सर समय सर हम मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, कभी भी नहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि समझ आ गया। नहीं आपको अब नहीं लगता, क्योंकि आप बहुत विद्वान हैं। नहीं, आपको अब हम ऐसे ही पढ़ाएंगे कि बहुत इजी, ऐसा लगेगा कि समय सार बहुत ही इजी चीज है, ऐसा ही हम ट्राई करेंगे। ऐसे ही ऐसे भी समय सार को पढ़ाया जा सकता है। थैंक यू। नहीं, इसमें पर्यायतिक द्रव्यायतिक ने को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके हाँ भेद प्रभेद जो है उनको हम कुछ क्लास में डिवाइड करके करेंगे, वो भी हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल सब चिंता नहीं करिए। हम समय के बस एक बार टाइम हमें देखना है कि कितना हमें कितनी क्लासेस में कौन सा विषय लेना है, उस अकॉर्डिंग अगर चला, कोई बीच में गैप्स नहीं हुए तो फिर सब ठीक रहेगा। और कोई डाउट है किसी को? सर ये एलसीपीए में थर्ड वाला जो क्वेश्चन था गुणस्थान हम्म। से रिलेटेड, हाँ ध्यान अवस्था में मुनि के कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं और विहार करते समय, तो उसको हाँ थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अभी तो सबका हो चुका होगा हाँ, एलसीपीए तो आप बता नहीं भी हुआ हो कोई बात नहीं, मैंने उसको बहुत बताया है और सबको क्लियर कर करके बताया भी है, तो एक बार और फिर से बता देते हैं कि जो हमने 2 प्रकार के मुनिराज लिए थे, जिसमें एक मुनिराज गमन कर रहे हैं और एक मुनिराज ध्यान अवस्था में बैठे हैं। तो हमें पहले मुनिराज जो लेने हैं, जैसे जो गमन कर रहे हैं, गमन करना शुभ या अशुभ उपयोग में ही होता है, शुद्धोपयोग में तो ऐसे गमन होता नहीं है। तो उस समय मुनिराज के कौन कौन से पॉसिबल गुण स्थान हो सकते हैं, 1 से लेके 14 तक के गुण स्थानों में आपको लगा के देखना है कि पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, उसके आगे आठवां, सातवां, आठवां आगे हो सकते हैं कि नहीं, ये सब आपको उस पे एक एक को घटित करके देखना है। थोड़ा सा गुण स्थान का स्वरूप जो जानते हैं वो इस बात को और समझ पाएंगे। दूसरा था जो मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। अब ध्यान में बैठे हैं तो उसमें सब तरह से हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, पंचम गुण स्थान भी हो सकते। तो ध्यान में बैठे मुनिराज के कौन कौन से गुण स्थान हो सकते हैं, कौन से नहीं, पूरा 1 से लेके 14 तक आपको इसमें ऐसे बताने थे। बहुत लोगों ने करा भी है क्वेश्चन और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है, सही तरह से समझकर। जरूर टाइम लगा है, 2-3 बार करने पर समझ में आया, पर हाँ ये हो गया है। तो इस तरह से उसमें ये बताने थे। अमन जी, इसमें तो जो ध्यान है, यानी जब श्रेणी चढ़ते हैं तो ध्यान अवस्था में ही चढ़ते हैं, गमन में कभी श्रेणी नहीं चढ़ते। हाँ, तो वही एक पॉइंट। तो और ये जो वो का काल अपेक्षा भी आएगा ना उसमें, क्योंकि पंचम काल में सातवें गुणस्थान के ऊपर नहीं जा सकते। नहीं, काल अपेक्षा नहीं लगाना था, एक जनरल क्वेश्चन था वो, कोई भी तो काल के हो। काल हाँ, अपेक्षा कर सकते हैं हम लोग। कर सकते हैं, और वो विशेष अगर आपको लिखना है तो आप उसमें काल अपेक्षा भी स्पेशल मेंशन कर सकते हो कि चौथा काल होगा तो वो ध्यान वाले 8वें से ऊपर के जा सकते हैं, और और 5वां काल होगा तो नहीं जा सकते, 7वें आप तक ही जाएंगे। मन गमन में शुभ और अशुभ योग के साथ साथ शुद्धोपयोग भी होता है ना, जैसे मुनिराज आहार ले रहे हैं या चल रहे हैं तभी शुद्धोपयोग में भी जाते हैं, नॉट नेसेसरी। शुद्धोपयोग में जाते हैं, पर वो इतना क्षणिक होता है कि हम उसको हाँ, ये कहेंगे कि जब गमन से रुके, चाहे 1 सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए, या आहार से थोड़ा ब्रेक लिया, तब उस समय में जाते हैं। मतलब उसको हम ये नहीं कहेंगे कि आहार करते करते चले गए। सर लेकिन सुना है कि जैसे विहार करते समय उनका ध्यान पूरा उस पे रहता है कि कोई जीव हमारे पैर के नीचे ना आए, तो वो उनको 7वें गुण स्थान में बोला गया उस टाइम पे जब उनका ध्यान पूरा केंद्र उस पे कॉन्सेंट्रेट है। नहीं, जब वो चलते हैं, जब वो जीव हाँ, रक्षा का परिणाम आता है, यद्यपि, हाँ। तो वो परिणाम शुभ परिणाम है, वो परिणाम जीव रक्षा का फिर होने से शुभोपयोग। 7वां गुण स्थान क्यों बोला शुद्ध? नहीं, 7वां गुण स्थान उस समय नहीं होता। वे मुनिराज 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती हो सकते हैं, पर उस और समय विहार 7वां जैसे गुण। वो 2-3 घंटे में चल रहे हैं, 2 घंटे, तो हम्म अंतर्मुहूर्त के बाद तो उनका कोई भी हालत में चेंज होना ही है गुण स्थान। बिल्कुल, तो मैंने तो यही कहा कि जैसे क्षण में रुक के और फिर मतलब ऐसे छोटा सा पॉज लेके भी उतने में ही 7वां गुण स्थान हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा इतना क्षणिक होता है कि वो कब 7वें में चले जाएंगे तब पता नहीं चलता। पर चलती हुई क्रिया, मतलब चलते हुए जब चलने वाला ही उपयोग है, जिसे शुभोपयोग जीव रक्षा का परिणाम कहेंगे, उस उपयोग के साथ शुद्धोपयोग या 7वां गुण स्थान नहीं होगा। सूक्ष्मता से अगर देखोगे वो उपयोग अलग चीज है, इसीलिए दूसरा, उसको। हाँ हाँ, इसका आंसर क्या आहार होगा करते सर? समय, आहार करते समय जैसे ये बोला गया है कि जब उन्होंने आहार लेते समय हाथ आगे किया तब 6वां गुण नहीं, जब हाँ, सोधने सोधना शुरू किया उन्होंने उसको, हाँ, तो वो 7वां गुण स्थान है, और जब आहार लेना शुरू किया तो फिर 6वां गुण स्थान है। तो मतलब ये ये ना थोड़ा सारे, कंफ्यूजन है, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें सुनाई देती नहीं, ये सारे जो कथन है कि इस समय आहार के समय भी 6वां या 7वां हो गया, 7वां हो गया, ये बहुत ही सामान्य कथन है। पर आप थोड़ा गहराई में जाके देखोगे कि बिना आत्मलीनता के 7वां गुण स्थान नहीं हो सकता। अब यदि आहार में मान लीजिए, अब आहार की इतने तैयारी चल रही है, आप आहार के लिए नवदा भक्ति या फिर कर रहे हो, इतने में ही मुनराज अंतर्मुख हुए और उन्होंने अपना आत्मलीनता हुई, चाहे वो थोड़े से समय की हुई हो, उतने समय में वे 7वां गुण स्थान टच करके वापस आ सकते हैं। अब जनरल पब्लिक तो क्या देखेगी कि आहार चल रहा है, कि आहार ले रहे हैं, यही कहा जाएगा मुख्य क्रिया से तो, कि आहार हो रहा है, और आहार करते करते या आहार लेते लेते हुए भी वे 7वें में हो गए। अभी खा तो नहीं रहे थे उसी समय, तो इतना मतलब थोड़ा वो विभाजन भी रहेगा। तो इसमें ऐसे ऐसे पॉसिबल गुणस्थान बन सकते थे। मतलब ये जो क्वेश्चन था, एक वास्तव में ये एलसीपीए का ही था। इसमें पूरी आपकी माइंड एक्टिविटी हो गई और अच्छे से दिमाग चलाया है, जिसको ऐसा क्वेश्चन था कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं कर पाए। नहीं नहीं तो सर, कॉपी बहुत पेस्ट, खोजबीन की है उसके पीछे तो। हाँ, कॉपी पेस्ट करने वाले तो कब के हो जाते हैं और वो पता भी नहीं चलता।
अमन जी, इसमें भावलिंगी द्रव्यलिंगी के हिसाब से भी लिख सकते थे ना? हाँ मतलब वो तो रहेगा ही, पूरा भावलिंगी द्रव्यलिंग का तो रहेगा ही। जैसे नहीं बट मुनिराज कोई ध्यान में बैठे हैं और द्रव्यलिंगी है, तो उनका चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, ऐसे। नहीं बट जो भावलिंगी संत है उनका जनरली नीचे गिरता नहीं है ना, कि एक तक भी जा सकता है। हाँ विद मतलब वो भावलिंगी नहीं कहलाएंगे ना, फिर भावलिंगी तो सिर्फ छठवें सातवें तक ही कहलाते हैं। तो उसकी अपेक्षा भी लिख सकते थे। बिल्कुल लिखना ही था वो तो, क्योंकि नहीं तो आप चौथा पांचवा कैसे बताते उनके। सर एक क्वेश्चन था, ये एलसीपीए का क्वेश्चन प्लीज शुरू शुरू में समझा दीजिए। मुझे तो बहुत बार पूछना पड़ता है, आपको मैंने आई थिंक बहुत बॉदर किया है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपने वो तो, मुझे तो हिंदी भी जरा, हाँ आई एम नहीं, ट्राइंग, जैसे मैं कर रही हूँ। फर्स्ट आप शायद उस क्लास में नहीं आ पाए थे, और हमने जैसे एलसीपीए जिस दिन लॉन्च किया था उस दिन फर्स्ट डे ही क्लास में मैंने कोर्स कंप्लीट के बाद वो बताया था, और उसके नहीं, बाद मैं ही सुनती हूँ रिकॉर्डिंग, हाँ, मैं सुनती पर हूँ। उतना मतलब क्लियर शायद नहीं हो पाया हो, तो उसके बाद अगर आपने हाँ, पूछा था तो मैंने उसको क्लियर किया है और किया मैंने जाएगा तो ही, आप बहुत उसकी सारे चिंता। टाइम पूछना पड़ा था क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ईच क्वेश्चन। हाँ मतलब उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप मतलब थोड़ा थोड़ा लिखकर आप मुझे चेक ना करवाए, आप एक बार पूरा क्लियर समझ लीजिए और पूरा अटेम्प्ट अपना दे दीजिए, और फिर हम हाँ, उसको। लेकिन समझ में नहीं आया क्या लिखना हाँ है, मुझे तो हुआ कि हाँ क्या लिख रही हूँ पता ही नहीं चला, इसलिए भेजा था आपको। लेकिन आपने हाँ बहुत उसमें चेक करके भेजा था, तो वो हेल्पफुल हुआ था। बट स्टिल थोड़ा ज्यादा एक हाँ दो बार हम, समझा देंगे तो ठीक होगा। हाँ ऐसे ही करेंगे। हाँ, ओके, थैंक यू सर। सर, तो ये थर्ड वाले का ये आंसर ठीक रहेगा ना कि दोनों अवस्था में गमन और ध्यान में वो एक से लेकर सातवें तक किसी में भी हो सकते हैं? जो अगर आप देखेंगे गमन वाले में, मतलब अगर वैसे तो मैं हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, जैसे कि चलते हुए भी सातवां हो जाए, खाते हुए भी सातवां हो जाए, ये ना बोल के हमें इसमें बहुत सिंपल आंसर ये चाहिए था कि जैसे जो गमन वाले हैं उनका पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, छठवा भी हो सकता है, बस इतना हमें चाहिए था। ठीक है, ऊपर के इसीलिए नहीं क्योंकि मुख्यतः से सातवां गुण स्थान ध्यान अवस्था का है। ठीक है, अब आते हैं हम जो ध्यान वाले पे हैं। ध्यान वाले में यदि हम ऊपर से नीचे से ही देखें, तो यदि वे मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और मिथ्या दृष्टि है तो उनका पहला गुण स्थान होगा, और यदि वे सम्यक से गिरते हुई अवस्था में आ रहे हैं सासादन में तो दूसरा होगा, यदि उनके मिश्र प्रकृति का उदय है तो तीसरा हो सकता है, बैठे ध्यान में है और ये सब चल रहा है, और यदि वे मुनिराज सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी है और ध्यान कर रहे हैं तो उनका चौथा गुण स्थान होगा, यदि वे सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी दो कषाय चौकड़ी के अभाव सहित है तो उनका पांचवा होगा, और भावलिंगी मुनिराज ध्यान में बैठे हैं पर शुभ भाव रूप ध्यान चल रहा है तो वो छठवां गुण स्थान होगा, और यदि वे आत्मलीनता रूप ध्यान कर रहे हैं तो उनका सातवां और उसके आगे के सभी गुण स्थान हो सकते हैं। कहाँ तक कि 12वें तक, मुनिराज 12वें तक, और फिर अरहंत अवस्था के तो अलग ही दिख जाता है, तो फिर अगर उन्होंने अरहंत अवस्था प्राप्त की है मतलब वो तो वे कर ही नहीं सकते, उनका तो परमोदारिक शरीर हो जाता है, तो 12वें तक ही पॉसिबल होंगे। ये उसका आंसर था मतलब, और बाकी अब गहराई में गए, बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने ये भी देखा कि चलते हुए भी कैसे सातवां हो सकता है, ये भी अच्छा रहा, तो उसमें भी जिसने लिखा है उनको ठीक किया है। अमन जी, ये गमन में अशुभ योग कैसे होगा? उनका उनका शुभ ही रहता है ना जनरली। नहीं, गमन अशुभ में अशुभ भी हो सकता है, किसी से बातें करते हुए चल रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य देखने का विचार आ गया, एकदम देख रहे हैं कितनी अच्छी मतलब पहाड़ है, कितनी अच्छी नगरी है, कितना कोई देखने का विचार आ गया तो अशुभ भी हो जाएगा। तो उसका परसेंटेज बहुत कम रहेगा अशुभ का, कंपेयर टू शुभ हाँ का। वो तो बस पॉसिबल है, संभव है। अरे बस उस समय तक उनको लगता है, फिर तुरंत एकदम उनको समझ में आ जाता है, तो तुरंत हाँ, वो इस पर शुभ और अशुभ दोनों उपयोग होते हैं। पहला क्वेश्चन, उसका पहला जो क्वेश्चन है
हाँ जी। हेलो। हाँ सर, वो जो पहला क्वेश्चन है ना कि तपोधन, भविक और जो प्रमोद के कथन है, हाँ जी। तो उसमें उसमें जो थर्ड वाला है वो मेरे पास क्वेश्चन नहीं है अभी। थर्ड वाला जी, क्या है? बंद भी, बंद तप, बंद और उसका भी कारण है वो था उसका। आश्रव का, आश्रव। अशरफ का, हाँ। तो तप आश्रव का है, वो थोड़ा सा आप बताओ। तप आश्रम का इसलिए कहा क्योंकि तप जो है दो प्रकार से लिए थे, अंतरंग तप और बहिरंग तप। उसमें जो अंतरंग तप है, वे अंतरंग तप आत्मा से संबंधित है, और आत्मा से संबंधित होने से के कारण से जब आत्म संबंधित तप हुए और जहां अंतरंग से इच्छा का निरोध पूर्वक हुआ, तो वह तप निर्जरा का कारण बनते हैं। पर यदि तप में इच्छा हो तो वह बंध का कारण भी बनते हैं। और अगर इच्छा ना भी हो, सिर्फ और सिर्फ शुभ भाव रूप तप होते हैं, कि मात्र शुभ भाव रूप भोजन आदि के त्याग मात्र का नाम समझकर, और सिर्फ क्रिया रूप पालन होते हैं, शुभ क्रिया रूप, तो वहां पे वो तप शुभ पुण्य बंध के कारण बन जाते हैं। और पुण्य बंध मतलब आश्रम। इसीलिए उन तपों को आश्रम का कारण भी समझना, जो शुभ भाव है, और उसी तप में जो शुद्धता है, जो कषायों का अभाव है, इच्छा का निरोध है, वो निर्जरा का कारण बनता है। इसीलिए तप को दोनों का बंधन का कारण, दोनों कारण में लिया गया। अमन जी, इसमें ऐसा है ना, जैसे जब वो संवर के कारण में एक कारण तप है, तप में आपने लिया अंतरंग और बहिरंग। जब हाँ। अंतरंग तप होता है तब इच्छाओं का निरोध पूर्वक संवर होता है, संवर पूर्वक निर्जरा होती है। लेकिन ये बाह्य क्रिया होती है, समिति गुप्ती, वो भी तो बाह्य तप है ना। तो वो बाह्य कैसे, तप, ये बाह्य शुभ भाव, तप इससे पुण्याश्रय होगा, तो उसमें ऐसा भी ले सकते हैं ना कि मतलब उसमें आप ये समझिए, जैसे समिति है, समिति में आत्म की समता रूप जो परिणाम है, वास्तव में तो वो समिति है। और समता रूप परिणाम जो होगा उससे तो निर्जरा होगी। और उसी समय समिति का पालन करते हुए, उसी समय जो जीव रक्षा का परिणाम हो रहा है, जो देख के चलने का, देख के उठाने का भाव हो रहा है, उससे शुभ भाव होने से उससे आश्रम होगा। तो यानी इन हर बाह्य, क्रिया में ही दो फेसेस है। हर क्रिया में एक उसका अंतरंग पक्ष और एक उसका बहिरंग पक्ष। उसका जो बहिरंग पक्ष है वह शुभ भाव और शुभ क्रिया रूप है, इसलिए उससे पुण्य बंधन होगा। और उसी का जो अंतरंग पक्ष है, मतलब इसमें आप वो ध्यान करिए, टोडरमल जी ने जैसे मोक्षमय प्रकाशक में बताया कि असली समिति किसका नाम है, असली धर्म किसका नाम है, असली परिचय किसका नाम है, तो वो अगर होगा तो उसके साथ निर्जरा भी होगी। और वो नहीं है, मात्र बहिरंग वाला हो रहा है, तो उससे पुण्य बंध होगा। इसमें दो है, यानी अंतरंग में शुभ भी हो सकता, अंतरंग में निर्जरा भी होती है, समर और निर्जरा भी होती है अंतरंग तप में। वो टाइम शुभ भाव है तो आश्रव बंध भी हो सकता है। और दूसरा एक बाह्य बाह्य तप है, बाह्य तप में तो बाय डिफॉल्ट आश्रव ही होता है। आश्रव ही होता है ऐसा नहीं कहेंगे, कि बाह्य तप में भी दोनों चीज लगेंगी। बाह्य तप जो मुनिराज कर रहे हैं, जिनके बाह्य तप चल रहा है, यदि उनके अंतरंग में शुद्ध परिणति है, शुद्धता है, कषायों का अभाव चल रहा है, तो उस कषायों के अभाव से तो निर्जरा हो रही है। और जो काय क्लेश कर रहे हैं, उपवास अनशन कर रहे हैं, उससे आश्रम बंद हो रहा है। ठीक है। बाय बाय तप में भी दोनों परिणाम चल रहे हैं, अंतरंग भी और बाय हाँ। क्रिया भी हो रही है। हाँ, तो जो मतलब आपको, अंतरंग से जो हो रहा है वो उससे निर्जरा होगी, और जो बाह्य क्रियाएं हो रही हैं बाहरी, उनसे हाँ, शुभास्त्र हो रहा है। हाँ। बिल्कुल सही। ठीक है। तो और कोई डाउट है? तो चलिए अभी अपना हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की पहला श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो आप सब बुक्स तब तक अरेंज कर लीजिए, नहीं आती है तो आप पीडीएफ हम ग्रुप पर भेजेंगे। दूसरा, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है, आपको कहीं मंदिर में स्वाध्याय भवन से भी मिल सकती है, जहां जहां आपके आसपास हो, तो आप वहां से भी उसको कर सकते हैं बोरो।
तो हम अगली क्लास में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का परिचय और ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। आप सब तैयारी कर लीजिए। कोई डाउट किसी को? सर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो कंसेप्ट क्लियरिटी 1 रहेगा तो वो उसमें क्या क्या लिखना रहेगा? अभी पता ही नहीं कौन, अभी तो पहले एक बार विषय शुरू कर लेते हैं। उसमें श्लोक और श्लोक अर्थ से ही आएगा। तो आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बनाना होगा वो पहले पूरे 110 विषयों को पहले सब टॉपिक्स में डिवाइड करना होगा कि एक हिंसा का प्रकरण हो गया, एक अणुव्रतों का प्रकरण हो गया, एक गुणव्रतों का, एक शिक्षा व्रत का। उसके अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट श्लोक लिख सकते हो। ये जब हम बताएंगे ना तब थोड़ा थोड़ा हमारा विषय शुरू हो जाएगा, तो वो आपको पहले से ही बता देंगे। ठीक है, ओके। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र।